सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास एंड आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एल ओ डी आर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LODR, ये भी हो गया। सो अभी तक हमारा क्या क्या बचा हुआ है, आज भी LODR शुरू हो रहा है। तो वी आर लेफ्ट विद 10 चैप्टर इंश्योरेंस 1, then we are left with fiscal laws as tax audit number 2, then we are left with bank audit 3, then professional ethics, quality review and standards. Chalo, we start with first LODR 95 to 117. चलो शुरू करते हैं अपन। तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, पर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये बहुत सारे कंटेंट है, छोटे। तो इसमें 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर था। चाहिए वेटेज इसकी जो चैप्टर की होगी 4 मार्क से 8 मार्क, और ट्रेंड में रहा है, हर अटेम्प्ट में आया है, हर अटेम्प्ट में, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आती रहती है, इसी चैप्टर में अमेंडमेंट आती रहती है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने ना बहुत दिन से हमने पेपर भी नहीं किया था, तो अगर बार पेपर देख लेते कहाँ गया, मेट 22 का पेपर। बिफोर वी स्टार्ट किया अपना वो ट्रेंड है रिवीजन का, ये भी पेंडिंग। तो हमने 5 और 4 9 मार्क कर लिया था। 9 and 5 14, 14 and 4 18, 18 and 5 23 plus 4 27, 37, 37 करे थे। बाकी वो जो चैप्टर्स पेंडिंग में, मेन तो अभी एथिक्स और स्टैंडर्ड से आया हुआ है। 12 मार्क एथिक्स है, 25 मार्क के आसपास का स्टैंडर्ड है। बाकी एक टैक्स वर्ड का क्वेश्चन है, एक LODR का भी क्वेश्चन था। अच्छा, मेरे को जरा बताओ जल्दी से, अपने इंडिया में कितने प्रकार के रिस्क है, कितने प्रकार के ऑडिट रिस्क है? चेक, हेलो या 3। कंट्रोल, इनहेरेंट डिटेक्शन। मैं कहता हूं कि मेरे पास सिस्टम है, ध्यान सुनना, मेरे पास सिस्टम है एंड वो सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, सिस्टम में वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। कौन सा रिस्क होगा बच्चों? यार सुमैया जी, रॉन्ग है आपका आंसर। सर इट इज कंट्रोल रिस्क। सर सिस्टम में अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। मैंने सारे प्रोसीजर्स लगा दिए बच्चों, मैंने सारे प्रोसीजर लगा दिए, पर स्टिल मेरा ऑडिट रिस्क रह जाता है, वहां पर कुछ ना कुछ रह जाता है। उसको कौन सा रिस्क बोलते हैं? That is called as detection risk. I think Mitiksha आप wrong थे। That is called as detection risk. मेरे पास सिस्टम ही नहीं है भाई और बहनों, मेरे पास सिस्टम ही नहीं है, रिस्क अराइज हो रहा है। इनहेरेंट रिस्क, परफेक्ट। मेरा कंट्रोल और इनहेरेंट का माई बाप कौन है? कंट्रोल और इनहेरेंट का माई बाप कौन है? रॉम है, रॉम। अब मैं क्या पूछता हूं, रॉम अगर बढ़ता है बच्चों, रॉम अगर बढ़ता है तो मतलब सर कंट्रोल और इनहेरेंट रिस्क बढ़ता है। रॉम अगर बढ़ता है तो कंट्रोल इनहेरेंट बढ़ता है, तो मेरा डिटेक्शन रिस्क क्या होएगा फिर? सर मेरा डिटेक्शन रिस्क कम होगा, मेरा डिटेक्शन रिस्क विल गेट रिड्यूस। सो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड या फिर इनवर्सली रिलेटेड? सर दैट इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, बरोबर है। अच्छा, can you give me one of the inherent limitation of internal control? One of the inherent limitation of internal control.
बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, टीम वर्क हो गया, कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट, ह्यूमन एरर, याद है ऐसा कुछ? परफेक्ट. देन व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपको 3 कंट्रोल सिखाए थे लॉन्ग एजेस बैक एट द टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो. कुछ याद है आपको? करेक्ट कंचन. गाई जनरल एप्लीकेशन आईडी डिपेंडेंट. जनरल एप्लीकेशन आईडी डिपेंडेंट. Can someone give me 1 or 2 examples of application controls? 1 or 2 examples of application control. क्या बात है अनिश? लिमिट चेक हो गया, वैलिडेशन चेक हो गया, इनपुट चेक हो गया, सीक्वेंस नंबर चेक हो गया. जय माता दी, लेट्स रॉक. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चीज़ें याद है. अच्छा, पीयर रिव्यू में मेरे को बताओ, पीयर रिव्यू में पीयर रिव्यूअर नहीं, हाँ पीआरबी जब वो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ तुम बरोबर हो, तुम बरोबर नहीं हो, तो वो कितने महीने में सर्टिफिकेट देता है? किसी को याद होगा तो? नो अनिश रॉन्ग, 2 नहीं है, 3 महीने. 3 महीना है उसका, 3 महीने. पीएसयू ऑडिट में जो एक्स्ट्रा ऑडिट होती है, री ऑडिट होती है, अगेन ऑडिट होती है, उसको कौन सा ऑडिट बोलते हैं हम लोग? पीएसयू ऑडिट में सप्लीमेंट्री ऑडिट. सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने का डेज कितना है भाइयों और बहनों? सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने का डेज कितना है? थैंक यू, ये तो याद है, 60 डेज. 60 डेज. व्हेन यू टॉक अबाउट एनबीएफसी चैप्टर, अगर मियां ने फ्रॉड डिटेक्ट किया तो अमाउंट कितनी है? अगर मियां ने फ्रॉड डिटेक्ट किया तो कितनी है? 5,000 है. एक्सीडिंग 5,000, दैट्स आइडल वर्ड, इज एक्सीडिंग 5,000. देन मेरे को वॉलंटरी रिवीजन करने का, वॉलंटरी रिवीजन के लिए ईयर्स कितने देखते अपन? थ्री ईयर्स. परफेक्ट. अच्छा, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कारो में बिप्स कौन सी रेट को चेक करना होता है? कारो में गाइस बिप्स कौन सी रेट को चेक करना होता है? बैलेंस शीट डेट. कारो में बिप्स है बैलेंस शीट डेट. ओके. एंड कारो में प्राइवेट कंपनी में लोन की कंडीशन कब चेक करनी होती है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. थैंक यू. अच्छा, इंटरनल ऑडिट में लोन का फिगर कितना है? इंटरनल ऑडिट में लोन का फिगर कितना है? मोर देन 100 करोड़. क्या बात है, शानदार. मोर देन 100 करोड़. चीज़ें याद है आपको भाई, चीज़ें याद है, बहुत अच्छी बात है. लाइबिलिटी ऑफ ऑर्डर में 271 जे में कितनी पेनल्टी है? लाइबिलिटी ऑफ ऑर्डर में 271 में कितनी पेनल्टी है? सर 10,000 रुपीज पर रिपोर्ट पर सर्टिफिकेट. 10,000 रुपीज पर रिपोर्ट पर सर्टिफिकेट. सो चीज़ें याद है आपको, बहुत शानदार. एंड आई होप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा. यूज दिस सेम स्ट्रैटेजी फॉर योर अदर पेपर्स ऑल्सो. ठीक है, आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LOGR. सो गाइस, दिस इज पेज नंबर 95. द करेक्ट वर्ड इज, पहला वर्ड आता है कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट म्हणजे सर, कॉर्पोरेट म्हणजे कंपनी. गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस मतलब सर गवर्नेंस. अरे बेसिकली क्या है आपका? अथॉरिटी जो चीज़ों को मैनेज करेगा. मेरे को बताओ, कंपनी इज ओन्ड बाय डैश. सर शेयर होल्डर्स, but it is managed by natural person called as dash. Managed by directors. Correct. So देखो, the word corporate relates to a large business entity or a large company.
सिमिलरली द वर्ड गवर्नेंस मीन्स एडीसी, एडीसी मतलब अथॉरिटी डायरेक्शन कंट्रोल, मैं लिखाऊंगा आपको एक। तो पहले हमने कॉर्पोरेट को डिफाइन किया, फिर हमने गवर्नेंस को डिफाइन किया। अब मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। इट मीन्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, मतलब कौन, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। क्योंकि खुद का फायदा नहीं देखना, मेरे को सबका फायदा देखना होता है, सबका फायदा। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं ओन करता है कौन, शेयर होल्डर्स, मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स। तो जो धंधा ऐसा करते हैं कि भैया वो सबका हित रहे, खुद के फायदे के लिए नहीं, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। सर एलओडीआर क्या होता है, ये नीचे लिखा हुआ है एलओडीआर का फुल फॉर्म, ये रहा। एलओडीआर का मतलब होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या होता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सर मतलब क्या, ये चैप्टर क्या है, ये पूरा चैप्टर भाई और बहनों, ये पूरा चैप्टर इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी ओनली, एवरी लिस्टेड कंपनी ओनली विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। भाई साहब इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, मितिक्षा जी कह रही है 3 है। एक सेकेंड मितिक्षा जी, द नेशन वांट्स टू नो 3 स्टॉक एक्सचेंज कौन से है, एनएससी, बीएससी, कमोडिटी, एमसीएक्स। गौर से देखिए इस चेहरे को दोस्तों, ये है हमारे अव्वल राज्य के सीए, ऑनलाइन सीए। दीदी इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, चंडीगढ़ स्टॉक एक्सचेंज, मैड्रास स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे एक्सचेंज हैं। पर इंडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज है, मितिक्षा जी यू आर राइट, कितने रिकॉग्नाइज्ड है बच्चों, सर खाली 2 ही रिकॉग्नाइज्ड है। कितने सर, खाली 2 ही रिकॉग्नाइज्ड है। सर 2 कौन से, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर जब हम बात करते हैं लिस्टेड की तो हमेशा बात होगी वो बीएससी एनएससी पे लिस्टेड है। अभी आपको अगर पता होगा बेटा, पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है कि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड होती है, कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है, जोर से बोलो, जय माता दी। सर पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, बट आपको मैं बता दूं प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड होती है। प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स लिस्ट होते हैं, प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स। तो जब भी हमेशा कभी आप लॉ पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ रहे होते हो, अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं, हमेशा अज्यूम करना है कि वो पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, जिसके क्या बच्चों, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, ये हमेशा बोलना है। मतलब ये मान के चलना, अगर कुछ और लिखा तो कुछ और, जैसे यहाँ पर दिखा होगा आपको एप्लीकेबल ऑफ एलओडी, तो इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज है तो उसको भी एप्लीकेबल है, उसको भी एप्लीकेबल है। मतलब कोई कंपनी ने जो ये सारी कुछ सिक्योरिटीज है जो लिस्ट करा रखे हैं उनको भी एप्लीकेबल है। पर जनरल व्हेन वी से कोई सेक्शन एप्लीकेबल है, जैसा भी इंटेल नोएडा अपन ने किया था, इंटेल एप्लीकेबल एवरी लिस्टेड कंपनी। तो मैंने से लिस्टेड कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी कहाँ पर, बीएससी एनएससी पे, वो भी क्या, इक्विटी शेयर लिस्टेड। हाँ यहाँ पर अभी एलओडीआर में ये सब बोला तो ये सब भी मानने का, कुछ नहीं बोला गया आगे कोई सेक्शन में, तो हमेशा लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, इक्विटी शेयर्स, ये मान के चलने का। ठीक है, सो ये प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ का। तो जब आप सीए बन जाओगे आप इसको देखोगे। अच्छा, एनीवन जिसके ऑफिस में अभी लिस्टेड क्लाइंट है, आप ऑडिट कर रही की हो, तो देखना आपका सर्टिफिकेट, आपके बॉस या आपके सीनियर से पूछना जब आप ऑफिस जाएंगे कि सर अपन एलओडीआर पे रिपोर्टिंग करते हैं क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपन रिपोर्टिंग, आपने देखी होगी, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर पूछना एक बार जाके, अगर नहीं देखा है तो ये वो चैप्टर है। तो जो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ वो जो एक्चुअल में रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। मतलब इसमें टेक्निकल कुछ नहीं, अभी ये है तो है। देखो अभी तो पहला डेफिनेशन था व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत पुराना क्वेश्चन, अभी नहीं आता, बंद हो गया।
अभी पूछते व्हाट आर द इश्यूज एड्रेस इन एलओडीआर, ये आरटीपी में क्वेश्चन आया था, ये अपना आरटीपी नहीं, इनिशियल का जो आरटीपी था। व्हाट आर द इश्यूज एड्रेस इन एलओडीआर, मतलब सर एलओडीआर में क्या क्या चीजें देखते हैं, कुछ नहीं, आपका 10 पॉइंट आपका इंडेक्स है, आगे जाके हम लोग ये 10 पॉइंट ही पढ़ने वाले, यही पढ़ने वाले। सर क्या है ये, सर पहला क्या क्या पढ़ेंगे अपन, तो अभी आप जब चैप्टर शुरू करो तो टफ लगेगा, बट क्या होगा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा आपको क्या याद करना है, मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, बस उसी से आपका इंडेक्स बन जाएगा, ये वो इंडेक्स है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर उसका कॉम्पोजिशन, कॉम्पेंसेशन एंड डिस्क्लोजर, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पोजिशन एंड डिस्क्लोजर, सर कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म की बातें आएंगी कुछ। सर कॉम्पोजिशन, मीटिंग, पावर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमेटी। सर मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज, उनके बारे में अपन सीखेंगे कुछ। सर प्रोसीजर्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट की बातें सीखेंगे अपन। सर डिस्क्लोजर ऑन इंपॉर्टेंट इशू ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एटसेट्रा, सब चीजें सीखेंगे अपन। सर समथिंग कुछ ऑफ कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस की बातें सीखेंगे। इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर सीखेंगे अपन। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय सीईओ एंड सीएफओ सीखेंगे। एंड ये मैं बोला था, कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ईदर द ऑडिटर्स और प्रैक्टिसिंग सीएस रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो या तो स्टार्ट ऑर्डर देता है या फिर उस प्रैक्टिसिंग सीएस देता है, जहां पर वो लिख के देगा कि भैया आपने कंप्लाई कर रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। पेपर मोटा भाई के आपको दिखा देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पेज 218 पर देखो ऐसा होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर सर्टिफिकेट, मतलब जो अभी आपको लास्ट पॉइंट बताया ना, आपको जो स्टार्ट ऑर्डर देगा यहाँ पर एज पर एलओडीआर, मेंबर्स को जाती है पूरा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉपी पेस्ट करनी होती है। हम इसमें खाली ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंप्लाई करने की ड्यूटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ने उसको कंप्लाई की। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन से पॉइंट है जो भी हम लोग चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले, तो यहाँ पर चैप्टर का रेफरेंस नहीं है, खाली उसका वो लिंक होता है कि जो भी गाइडलाइंस आ रखी है वो पूरी फॉलो कर लिया लोग ने, ठीक है। ओपिनियन में क्या बोला है लोग ने, एज पर आवर ओपिनियन वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज गिवन इन लिस्टिंग रेगुलेशन, अपन पढ़ रहे हैं। तो डीटीएस एंड एसोसिएट्स एंड एसआरबीसी ईवाई इनके ऑडिटर्स हैं, हो गया, ये वो होता है। तो ये हमारा ऑडिटर का सर्टिफिकेट जो अभी अपन ने लास्ट पॉइंट पढ़ा, समझा आपको पूरा क्या होता है, कैसा होता है प्रैक्टिकल ले। मेंबर्स को एड्रेस की जाती है, मतलब वो एनुअल रिपोर्ट में डाल के कॉपी हो जाती है, आप कुछ ये तो मांग सकते हो, खाली इसमें कंप्लाई किया है या कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये व्हाट आर द इश्यूज एड्रेस, ये सारे इशू हम लोग एड्रेस करेंगे। अभी याद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जब चैप्टर खत्म होता जाएगा तो आपको याद होता जाएगा अपने आप ही। नो, सो आइडियली चैप्टर यहां से शुरू होता है। सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर, क्या कहता है ये बच्चों, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर। सर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एवरी listed company. This regulation shall apply to every listed company who has listed following specified securities on the recognized stock exchange. सर recognized stock exchange कौन से हो गए, BSE और NSE। तो BSE NSE पे लिस्टेड कंपनी का जिसने ये स्पेशल सिक्योरिटीज लिखी हुई है। हाँ, जब भी कुछ पढ़ते हो जहाँ पर लिस्टेड लिखा होता है वहाँ पर हमेशा अपन पब्लिक इक्विटी शेयर्स कहते हैं, पर यहाँ पर क्या बोलता है, ये सारी लिस्टेड है, ये सारी लिस्टेड कौन कौन सी है सर, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, SME एक्सचेंज, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म,
अब देखो रिलायंस के जो शेयर ट्रेड होते हैं, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, मतलब जो जो भी होते हैं, तो बाबू बाबू, तो दैट इज बेसिकली मेन बोर्ड, दैट इज बेसिकली मेन बोर्ड। क्या हो गया इसको? तो जो आप लोगों ने कभी शेयर्स बाय किए होंगे, मम्मी पापा या भाई बहन कोई बाय करता होगा, आपने देखा होगा, तो जहां भी ट्रेडिंग होती है दैट इज बेसिकली मेन बोर्ड, मेन बोर्ड। फिर एक और होता है कुछ एसएमई प्लेटफॉर्म करके, सुना है आपने? साइट क्यों नहीं चल रही इनकी आज? बीएससी एनएसए की साइट नहीं चल रही है, मार्केट अभी खुला नहीं है, खुलेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद मैं दिखा दूँ जब साइट चालू हो जाएगी, कुछ होगा आज, काम वाम हो रहा होगा साइट पे। पहली बार देखा मैंने साइट नहीं चल रही है। तो ये बीएससी की वेबसाइट है, एनएससी का नहीं चल रहा है। एनएससी पे आपको मिलेगा इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म और एसएमई वाला एक्सचेंज। शायद कुछ काम चल रहा है, अपन बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। तो मेन बोर्ड जहां पर अपन रिलायंस के शेयर्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, टीसीएस हो गया, हिंदुजा ग्लोबल हो गया, वेदांता हो गया, जो भी नॉर्मल कंपनीज है जहां पर अपन करते हैं। एक होता है एसएमई एक्सचेंज। तो जैसे रिलायंस का आपको पता होगा ना, आप अच्छा कितने लोगों ने एसएफएम पढ़ लिया अभी तक? शुरू किया मतलब, नॉट पूरा, एसएफएम पढ़ना शुरू कर दिया कोई है? चिराग आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अनीश आपने भी, कंचन आपने भी, सोनाली आपने, और सब लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपने देखा होगा जब आप लोग एफएनओ करते होंगे, मितिक्षा आपका भी हो गया होगा ना, मतलब हमसे शुरू हो गया होगा ना, तो आपको बहुत आइडिया आ जाएगा। जब मैं रिलायंस का शेयर बाय करता हूँ, आई कैन बाय रिलायंस का 1 शेयर, राइट। आई कैन बाय 10 शेयर ऑल्सो, आई कैन बाय 100 शेयर ऑल्सो, आई कैन बाय 1000 शेयर ऑल्सो, डिपेंडिंग मेरे पास कितना पैसा है। आपको पता होगा जब हम लोग एफएनओ करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो हम लोग शेयर्स नहीं बाय करते, हम लोग क्या बाय करते हैं? लॉट। तो मैंने रिलायंस का एक लॉट लिया, अब वो एक लॉट में अज्यूम करो 500 शेयर्स है। अच्छा, ये फिक्स नहीं होता, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे बजाज फाइनेंस का 250 का है, निफ्टी का 50 का है, बैंक निफ्टी का 25 का होता है, एसबीआई का 4000 समथिंग का है, मतलब हर एक का लॉट साइज अलग होता है। तो जो कंपनी एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तो जो होती है एमएसएमई बेसिकली, ठीक है, तो वो छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, मतलब क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम होता है। अभी जहाँ ज़्यादा भीड़ कहाँ पर है? मेन बोर्ड। तो वॉल्यूम में जो होगा, बाइंग सेलिंग प्राइस चेंज होगा ज़्यादा, वो मेन बोर्ड में होगा। एसएमई एक्सचेंज में इतना ज़्यादा कुछ होता है। एसएमई एक्सचेंज में खाली क्या होता है, तो छोटी मोटी जो कंपनीज होती है जिनको लिस्टेड स्टेटस चाहिए होता है, वो लोग लिस्ट करवा देते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि एक शेयर नहीं बाय करूँगा। अज्यूम करो भी मैंने, एक कंपनी है चिराग केमिकल्स लिमिटेड, जो छोटी सी कंपनी है, इनको लिस्टेड का स्टेटस चाहिए था, तो ये लोग मेन बोर्ड पे नहीं गए, लोग एसएमई एक्सचेंज पे चले गए। तो अभी मेरे को चिराग केमिकल्स लिमिटेड का शेयर खरीदने का है, तो भैया साहब मैं एक शेयर नहीं खरीद सकता, मेरे को एक लॉट खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? एक लॉट, ठीक है। और वैसे ही एक और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म होता है, तो ये स्टार्टअप वालों के लिए लिस्टेड का नया प्लेटफॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो आपकी सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड है? मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, या एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या फिर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। तीनों में कहीं भी लिस्टेड, तो आपको एलओडीआर से कंप्लायंस करवाना पड़ेगा। बेटा कंप्लायंस करने की ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। मैं एज एन ऑडिटर सब जाके चेक करूंगा वो क्या क्या कंप्लाई करना, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सर कुछ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अगर अपनी लिस्ट कर रखी है, सर कुछ अपने आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। बेटा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स कौन इशू करता है? इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी और बोथ।
इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, और बहुत कौन इश्यू करता है आईडीआर को? सर फॉरेन कंपनी। अरे भाई और बहनों, इंडियन कंपनी को अगर इंडिया से पैसा चाहिए तो वो शेयर इश्यू करेगी ना। इंडियन कंपनी को अगर विदेश से पैसा उठाने का है तो वो आपने सुना होगा जीडीआर, एडीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स, याद है ऐसा कुछ है? तो वो लोग वो इश्यू करते हैं। कोई विदेश की कंपनी को अगर इंडिया से पैसा उठाना है, कोई विदेश की कंपनी को अगर इंडिया से पैसा उठाना है तो वो लोग क्या इश्यू करते हैं? आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो अगर किसी का आईडीआर लिस्टेड है, भले वो फॉरेन कंपनी, उसको एलओडीआर कंप्लाई करना पड़ेगा। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट से आ गया, बॉन्ड वॉन्ड किसी के लिस्टेड हो। सिक्योरिटी रिसीट्स, सरफेसी करके एक चैप्टर होता है, सरफेसी, उसमें आप अगर किसी ने इको लॉ लिया होगा तो उसको समझ में आएगा ये चीज़। सार रफा ऐसी, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो ये भी काइंड ऑफ अ बॉन्ड मान के चलो कि बैंक वाले इशू करते हैं। सर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड किसी के लिस्टेड है? या फिर मेरा फेवरेट, एनी अदर सिक्योरिटीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, एनी अदर सिक्योरिटीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ए टू जी अगर आपका लिस्टेड है किधर, या तो मतलब लिस्टेड है कहाँ पर? आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको एक चैप्टर एप्लीकेबल होगा। आपको ये पूरा कोड, मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर के सारे रेगुलेशंस आपको अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला आंसर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आ सकता है। फिर कुछ और ज्ञान दिया लोग ने। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन विल बिकम टू द लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप क्राइटेरिया एंड शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच एंटिटीज इवन इफ दे फॉल बिलो सच थ्रेशोल्ड्स। कैन वी से लाइक दिस? इतना पढ़ने, वंस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर एवर। अभी कल कोड के, अभी जैसे वो लोग बोलते हैं कि इसमें सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में बोलता है जिसका 500 करोड़ का डेट होगा उसको एप्लीकेबल होगा, हाइपोथेटिकली। अब आपका क्या होगा? पहले साल 500 करोड़ रुपया था, अब 2 साल बाद वो गिर गया, 2 साल बाद वो गिर गया, 400 करोड़ रुपया हो गया। क्या स्टिल आपको एप्लीकेबल हो गया एलओडीआर? आप लिस्टेड हो पर मार्केट कैप का जो क्राइटेरिया था वो खत्म हो गया, क्या स्टिल आपको एप्लीकेबल होगा ये? यस सर। देखो नीचे वापस से वही लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन विच बिकम एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट क्राइटेरिया ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट्स, मतलब वो बॉन्ड कुछ हो गए, shall continue to apply to such entities even if they fall below such thresholds as maintained in regulation 15। सो ये खाली प्रैक्टिकल लाइफ के लिए समझने के लिए कि भैया वंस एप्लीकेबल। देखो ऐसा बोला कि अगर मेन बोर्ड पे लिस्टेड हो तो आपको एप्लीकेबल, बट कोई ना कोई कैटेगरी में उन्होंने लिमिट दे रखी है, लिमिट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर वो लिमिट आपको अट्रैक्ट हो गया तो आपको एप्लीकेबल हो गया, वो लिमिट गिर जाती है तो लॉजिकली एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए ना, पर वो क्या बोलते हैं? इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। तो वंस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर एवर, वंस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर एवर। क्लियर है गाइस? तो मैं पूरा एक फर्स्ट पेज पढ़कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट नंबर 2 से थोड़ा सा टफनेस शुरू हो जाएगा। रीड पूरा पॉइंट नंबर, मतलब पूरा पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट पेज, एंड कोई डाउट हो तो शूट करते रहना।
रेगुलेशन नंबर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मत याद करो, पागल हो जाओगे याद करते, बहुत सारी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर स्टार्टअप्स लिस्ट होती है, उसको पहले हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते थे, अब इसको इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म बोलते हैं। वो एनएससी पे वही मेरे को दिखाना था, वो खुला नहीं अब तक। थोड़ी देर में जब मार्केट खुलेगा अभी तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन था आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर। अब नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी जो आपकी बेसिक्स है ना, एक बार भूल जाओ, बेसिक्स सारे भूल जाओ जो आपने आईपीसीसी में इंटर में सीखा होगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ एलओडीआर स्पेसिफिकली। वो कहता है देयर शुड बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, द कंपनी एग्रीज दैट बोर्ड शैल हैव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर with minimum 50% of the board, with minimum 50% of the board comprising of non-executive director with at least one woman director, comprising of non-executive director with at least one woman director. एक मिनट, I want to check something. देखो अभी the company agrees that the board should have an optimum combination of executive and non-executive director with minimum 50% of the board comprising of non-executive with at least one woman director. पहला पॉइंट सर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली डायरेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है एबी लिमिटेड, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो मैं रोज ऑफिस आऊँगा, टाइम टेबल बनाऊँगा, कौन सा टीचर कौन सा लेक्चर लेगा, बच्चों को कितनी बुक जानी चाहिए, एडमिशन क्या होगा, फीस क्या होगा, मैं रोज आता हूँ, मैं सब पूरा शेड्यूल वेड्यूल बनाता हूँ। आई एम इन टू द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी, आई एम एक्चुअली इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। तो बच्चों में एग्जीक्यूटिव हुआ कि नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ? सर आप कौन से हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए। सर आप कभी कभी आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग में जैसे प्रैक्टिसिंग सीए, पहला क्वेश्चन क्या है, वो डायरेक्टर बन सकता है? यस सर। तो जो इंसान कभी कभी आता है वो कौन होता है सर? वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। आप मेरे को बताओ, प्रैक्टिसिंग सीए एग्जीक्यूटिव होता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, कि दोनों हो सकता है? प्रैक्टिसिंग सीए कौन होगा, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, या दोनों हो सकता है? सर प्रैक्टिसिंग सीए हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। अरे सचिन मेरे भाई, अगर वो प्रैक्टिसिंग सीए है तो वो एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा? उसकी खुद की तो दुकान चल ही रही है ना, वो तो प्रैक्टिस करे। तुमको अगर डायरेक्टर बनने का है तो तुम सीओपी लिया क्यों? तो तुम कंपनी का धंधा करो बैठ के रोज। मैंने क्या बोला, रोज आएगा काम करेगा। तो भाई तुम अगर रोज ऑफिस आ रहे हो एज अ डायरेक्टर, एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो तुम सीए की फॉर्म कब संभालोगे? सो प्रैक्टिसिंग सीए इज ऑलवेज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, जो बुक में लिखा है मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल है मुझे नहीं पता क्या होता है, बुक में यही लिखा हुआ है कि प्रैक्टिसिंग से हैज टू बी ऑलवेज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर विद नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड कंप्राइजिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब मिनिमम 50% हमेशा कौन होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। क्या मन लगा रहा है? एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, एक, एटलीस्ट वन। माय क्वेश्चन इज व्हाट should be this woman director? Executive,
या नॉन एग्जीक्यूटिव या कोई भी, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव या कोई भी, कौन होगी बच्चों बोलो। सर कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी, कोई भी हो सकती है, परफेक्ट है। फिर इन केस तो इसी लाइन में बहुत सारी चीजें थी सर, क्या बोलते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चाहिए एग्जीक्यूटिव का नॉन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें से मिनिमम 50% कौन होना चाहिए सर, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, और एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, वुमेन डायरेक्टर कोई भी हो सकती है। अब उसके नीचे एक लाइन आती है, देखना ही, द बोर्ड ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, the board of top 1000 listed entities, the board of top 1000 listed entity shall have one independent woman director, shall have one independent woman director। मतलब सर अभी मैंने आपको क्या बोला ऊपर कि वुमेन डायरेक्टर कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी हो, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी हो, तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सर ये टॉप 1000 कैसे देखने का, कहीं भी अगर लिखा होगा ना, कहीं पे लिखा होगा टॉप 500, कहीं पे टॉप 1000, कहीं पे टॉप 2000, जहां भी लिखा होगा, इट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप एट द एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द मार्केट, एट द एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। तुमको समझते हैं मार्केट कैप क्या होता है? दिख रहा है रिलायंस का मार्केट कैप, इतने शेयर्स मार्केट में लिस्ट है, मतलब इतनी वैल्यू है उसकी, इतनी वैल्यू है। ये वेदांता का फिगर्स आर इन करोड़, 1,00,000 करोड़। अब एग्जाम्पल में एक कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 32,000 का ही मार्केट कैप है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप वो भी 31 मार्च का कितना होगा, क्योंकि मार्केट का कैप कीप्स ऑन चेंजिंग, आपको 31 मार्च का मार्केट कैप पकड़ने का, उसके हिसाब से अगर आप टॉप 500 में आते हो, टॉप 1000 में आते हो, टॉप 2000 में आते हो, तो जो जो रूल्स है वो अलग अलग है। ठीक है, अभी हमने इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर के बारे में सीखा, किसको एप्लीकेबल है, कैसे याद करोगे, टॉप 1000 वन इंडिपेंडेंट। मैं लास्ट में लिखवाऊंगा आपको पूरी एक लिस्ट, आई थिंक 5 या 6 आएंगे, कहीं पे टॉप 500 है, कहीं पे 1000 है, कहीं पे 2000, तो क्या वो रिविजन करने में ईजी रहेगा। तो टॉप 1000 क्या है सर, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। टॉप 1000 क्या है सर, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। टॉप 1000 वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। क्लियर है? अभी अगर ये इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की बात कर रहा है बच्चों, तो ये एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव की? बोलो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव की? सर नॉन एग्जीक्यूटिव की। सर क्या है ये? देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव में अगर आपने कुछ 149 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, उसकी कुछ 6 कंडीशंस हैं, 6 सब क्लॉज 6, 149 6 सब कंडीशंस। ठीक है, वो मीट कर दी तो आप क्या बन जाओगे, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओगे। क्या बन जाओगे बच्चों आप? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर अगर वो मीट नहीं होती है, मतलब 149 6 नहीं होती, मीट नहीं होती है, तो यू आर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या बोल दोगे? यू आर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कैन वी से लाइक दिस, every independent director has to be a non-executive. Every independent director has to be a non-executive, but every non-executive may or may not be independent. Right or wrong?
करेक्ट है? समझा आपको? तो अगर आपने 149(6) से कुछ कंडीशन मीट कर दी बच्चों, 149(6) से कुछ कंडीशन मीट कर दिया आपने, तो आप क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे आप सर? आप हमेशा बन जाओगे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपने कंडीशन मीट नहीं की तो आप हमेशा क्या रहोगे? नॉन एग्जीक्यूटिव रहोगे, नॉन एग्जीक्यूटिव। 149(6) हमको यहाँ पर है, वो मैं कराऊंगा आपको अभी। देन फिर नीचे एक आता है, द बोर्ड ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्राइज ऑफ मिनिमम 6 डायरेक्टर्स। पॉइंट नंबर 2 और 3 पेंडिंग, अभी करा लो, रुक जाओ, पहले ही पढ़ लो। बोर्ड ऑफ टॉप 2000 एंटिटी शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर। नॉट लेस देन से मतलब मिनिमम 6 डायरेक्टर्स। मेरे को बता बच्चों, प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं? आईपीसीसी का क्वेश्चन भाई, प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं? सर 2। बेटा पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 3। परफेक्ट। ओपीसी में कितने होते हैं? ओपीसी में 1। तो ये कंपनीज एक्ट में हमको सिखाया जाता है, ओपीसी 1 होता है, प्राइवेट 2 होता है, पब्लिक 3 होता है। अब नया वर्ड आता है मेरा, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी। सबको ऐड कर दो, फिगर आ जाएगा 6। कोई ना कोई तरीके से याद करना पड़ेगा, तो पागल हो जाओगे। बहुत सारी फिगर्स है इसमें, बहुत से कंटेंट है। या फिर ये जो लास्ट फिगर इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो 2000 लिस्ट एंटिटी, तो फिर भी 6 आ जाएगा आपको। इधर भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर ये स्पेसिफिकली पूछता है एलओडीआर चैप्टर, तो ही लिखना है 6 को, तो ही लिखना है 6 को। तो हमेशा अपना कंपनीज एक्ट चलता है। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको मिनिमम कितने चाहिए? 6 डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 6 डायरेक्टर। किसको? टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी को, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी। क्लियर इतना चीज? अब पॉइंट नंबर 2 और 3 ध्यान से देखना। अभी हमने क्या बोला? इफ द चेयरमैन ऑफ द, मतलब देयर शुड बी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, करेक्ट? बट अगर मेरे बोर्ड का चेयरमैन, ध्यान सुनना, या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब बोर्ड का जो चेयरमैन है या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सर, या फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। या तो वो एग्जीक्यूटिव है या तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव, या तो वो एग्जीक्यूटिव है या तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। सर एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? घर वाला। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बाहर वाला। समझा आपको ये वर्ड? घर वाला मतलब सर रोज आता है, खाना खाता है, यहीं लंच करता है, यहीं ब्रेकफास्ट करता है, यहीं चाय पीता है। नॉन एग्जीक्यूटिव कभी कभी आता है, करेक्ट? मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो बच्चों मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो 6 कंडीशन मीट कर देते हैं, ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? अगर मैं कहता हूं मेरा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए? अच्छे, ज्यादा कि कम? सर कम चाहिए ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट वहां बैठे हुए ना। इंडिपेंडेंट भी तो क्या होगा? सबका सोचेगा, खुद का फायदा नहीं सोचेगा, राइट? तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए सर? मेरे को चाहिए 1/3 ऑफ बोर्ड। 1/3 ऑफ बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या बोलोगे आप? तो कितने इंडिपेंडेंट? इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द चेयरमैन कैसा अपॉइंट हुआ है। अगर चेयरमैन बाहर वाला है तो मेरे को इंडिपेंडेंट कितने चाहिए सर? 33%। ठीक है सर। अगर मेरा चेयरमैन घर वाला है, मतलब कौन है सर? एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव है तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिए सर। ज्यादा मतलब क्या हो गया सर? हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा हाफ ऑफ द बोर्ड, मैंने से हाफ ऑफ द बोर्ड मतलब कितना परसेंटेज? %50। कितना परसेंट है? 50%। समझा आपको कैसे सोचने का? क्योंकि देखो ये सब चीजें ना, अभी तो क्या 2-3 आंसर सिखा है मैंने, आगे बहुत सारे पॉइंटर्स है जिसमें डेज है, ईयर्स है, फ्रैक्शंस है, परसेंटेजेस है। तो कैसे याद करने का? चेयरमैन अगर मेरा बाहर वाला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरे को कम चाहिए, मतलब 1/3। चेयरमैन अगर मेरा घर वाला है, देन हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ आईडी। ठीक है? मैं क्या कहता हूं सर, मेरा जो चेयरमैन है ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव है।
नॉन एग्जीक्यूटिव, तो सर 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी आईडी, 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी आईडी। पर सर प्रॉब्लम क्या हो गया, उप्स सर, अगर मेरा जो चेयरमैन है कौन है सर, वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, बट क्या है सर, वो जानता है, किसको जानता है, या तो प्रमोटर को जानता है, या पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट द बोर्ड लेवल, मतलब बोर्ड को जानता है, या तो वो प्रमोटर को जानता है या बोर्ड को जानता है, या 1 लेवल बिलो द बोर्ड को जानता है। सर 1 लेवल बिलो द बोर्ड मतलब फंक्शनल हेड, प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड। सर या तो वो प्रमोटर को जानता है, या फिर वो डायरेक्टर को जानता है, या फिर वो 1 लेवल बिलो द बोर्ड को जानता है, किसी ना किसी को जानता है, तो जान पहचान हो गई। जनरली अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है तो मेरे को कितने आईडी चाहिए होते हैं बच्चों, कितने आईडी चाहिए, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो कितना आईडी चाहिए, 1/3, 33.33 बराबर। बट अभी तो रिश्ता बन गया ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो भैया अभी तो क्या हो गया सर, जनरली आपको 1/3 चाहिए, पर अभी तो रिश्ता बन गया ना सर, रिश्ता बन गया तो क्या हो जाएगा सर, देन एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी। जनरली आपको 1/3 ही चाहिए, पर जब रिश्ता बन जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी। क्या बोलोगे आप, हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी, हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी। समझा आपको? जनरली 1/3 चाहिए, पर अगर आपका कुछ रिश्ता विश्ता बन गया है तो हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी आईडी। भाई साहब ये सब समझ समझ के हो सकता है, रट्टा कितना रट्टा मारोगे पागल हो जाओगे, समझ लो इन चीजों को। अच्छा मेरे को बताओ, अगर आंसर आता है 4.8 ईदर ऑफ में, हाफ में आया, हाफ में चलो नहीं आएगा वो, मतलब नॉन एग्जिट वाले में, जब भी पॉइंट में आएगा क्या करने का अपने को, सर 0.8 बॉडी थोड़ी जाता है, पूरा बॉडी जाएगा ना, आदमी आदमी है, यू विल राउंड अप टू 5। सर 4.4 आता है, स्टिल यू विल राउंड अप टू 5। सर अगर एग्जाम में 4.5 आता है, स्टिल यू विल राउंड अप टू 5। सर ये क्या हुआ है, अरे वो था ना अपना बचपन में एक 0.5 का रूल सिखाते थे स्कूल में, 0.5 या उससे ज़्यादा आया तो राउंड ऑफ करने का, अगर वो उससे कम आया तो राउंड ऑफ नहीं करने का। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर क्या बोला, कुछ भी अगर पॉइंट में आता है आंसर, कुछ भी अगर पॉइंट में, तो यू विल राउंड अप टू अ हायर नंबर, दैट्स द नेक्स्ट इंटीजर। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नो पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 75 years shall be appointed or continue as a director or as a non-executive director। कौन सा डायरेक्टर बेटा, non-executive director of a listed entity unless SR is passed annexing the explanatory statement indicating the justification for such appointment। मेरे को बता पहले तुम, डायरेक्टर बनने का मिनिमम एज कितना है, डायरेक्टर बनने का बच्चों मिनिमम एज कितना है, कोई एज नहीं है, कंडीशन 9 में डायरेक्टर बनने के लिए कोई एज नहीं, खाली आप 18 साल के होने चाहिए, क्योंकि आपको डिन लेना होता है। आप 18 साल के होने चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर डिन लेना होता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बचपन में सिखाता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड ab initio। तो अब फॉर्म हम भरोगे तो मिनिमम एज इज आइडियली 18 साल, मतलब लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, बट बिकॉज आपको डिन लेना पड़ेगा इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। कंचन आप जो कह रहे हो ना मिनिमम एज 21 है, वो बेटा उसकी एमडी वेमडी वालों की, नॉर्मल डायरेक्टर के कोई एज नहीं है। मैक्स एज कितनी है बच्चों, डायरेक्टर की मैक्स एज, कैन समवन टेल मी, डायरेक्टर का मैक्स एज कौन सा कितना होता है? इवन इट इट रॉन्ग यार, ट्राई तो करो बच्चों, ट्राई ट्राई ट्राई। लोग कह रहे हैं नो 65 75, लगा लो मेरा बोल, लगाओ लगाओ मेरा उम्र का बोली, नो लिमिट 75 है ना वहां पर,
यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए बोला है 70 एज कंपनी सेक्टर में बोला हुआ है एमडी वेमडी वालों के लिए। तो नॉर्मल डायरेक्टर के लिए मिनिमम एज 18 होती है, लिखी नहीं है बिकॉज वो दिन लेना पड़ता है इसलिए वो 18 है। मैक्स एज कोई लिमिट नहीं है, 80-90 साल का आदमी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पर अगर वो एमडी वेमडी बने तो वहां पर 70 की उम्र है, 70। सर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए क्या बोलते हैं? सर वो कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 75 ईयर्स एक इज अ बार। 75 इज अ बार, मैक्स एज नहीं है, 75 इज अ बार। तुमको करना है पार, क्या करो पास ऐसा। क्या बोलोगे आप? सर 75 इज अ बार करना है पार, क्या करेंगे पास ऐसा। एक 80 साल की बुढ़िया है, 80 साल की बुढ़िया सोनाली दीदी, सारा दिन चै चै खे खे करती रहती है। पता है आपने देखा होगा घुसट बुढ़िया होती है बिल्डिंग में, कोई कॉलोनी में, कोई आपके एरिया में, तो 80 साल की बुढ़िया है। मेरे को यही मेरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। अरे क्या दिमाग है सर, क्या दिमाग, क्या मार्केटिंग करती है, एक नंबर बनता है, मेरे को यही चाहिए, यही चाहिए। पर है तो अभी 80 साल की। ऐसे चलते ए बी सर मेरे को आप डायरेक्टर बना दो, ए बी सर। भाई साहब ये चलने के लिए अलग लटकी हुई है, पर इनको क्या है, नहीं डायरेक्टर बनने का है, इनको बनाओ ना सर। क्या पास करवाओ? एसआर along with the justification। क्या बोलोगे? along with the justification that why you want to appoint her as a director, why इसीलिए। तो किसके लिए है सर? नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। बच्चों सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ हिडन एडजस्टमेंट। मैक्स एज फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैक्स एज फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वाह बेटा वाह 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 वाह। सर मैक्स एज फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दुनिया से कह रही है नो लिमिट। अरे दीदी आपका बेस हिला हुआ है बीबी। अरे दीदी अभी तुमको सिखाया हमना। बेसिकली दो प्रकार के डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव अगर 6 कंडीशन मीट करते हो तो आप आईडी बन जाओगे, नहीं मीट करते तो यू आर जस्ट ए नॉन एग्जीक्यूटिव। अभी हमने सीखा नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए एज कितनी है? 75 ईयर्स। सो आइडियली आईडी के लिए भी एज क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी ना। दो निया समझा? एक मिनट ना, आई एम जस्ट चेकिंग ऑल दी जो छोटे छोटे पॉइंटर्स में जो चेंजेस हुए ना वो मैंने लिखे हुए यहाँ पर। ये कट हो गया, काटो रे काटो, काटो नीचे वाला पॉइंट कट, ये डिलीट हो गया। ये भाई मेरे को आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसलिए नहीं कटवा रहा हूँ कि मेरे को नहीं आता। भाई साहब ये कट हो गया है। देन सर अभी कुछ नया आया, लिस्टेड कंपनी हैविंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स। अरे भाई साहब क्या आ गया अभी? एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी। अब ये पता है क्या है? इट्स लाइक अ चेरी ऑन द आइसक्रीम, मतलब ऐसा तड़का मारता है हर आंसर में, हर आंसर मिलेगा आपको।
बेटा जनरली कितना आईडी चाहिए सर, वो डिपेंड करता है चेयरमैन पर। अगर एग्जीक्यूटिव है मेरा चेयरमैन तो मेरे को हाफ आईडी चाहिए, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव तो हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी माई आईडी, बराबर। सॉरी, अगर एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव 1/3 ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी। बट अगर हमने क्या इशू कर रखे, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, तो मेरे को आईडी कितने चाहिए सर, ज्यादा चाहिए। कितने ज्यादा चाहिए अपने को, हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी। कैन समवन टेल मी व्हाट इज सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स? कुछ आइडिया है सुपीरियर राइट के बारे में? स्टार्टअप में सुना, स्टार्टअप में अरे वोटिंग राइट्स, करेक्ट। देखो जनरली क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं हमेशा, 1 member 1 vote irrespective of his shareholding। मेरे पास अगर 10,000 शेयर्स है, कितना वोट मिलेगा बच्चों? 10,000 शेयर्स है, कितना वोट मिलेगा? एक। अब जो भी स्टार्टअप कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स है, इनको लोन चाहिए, इनको पैसा चाहिए, तो बैंक तो लोन देता नहीं, तो ये किसके पास जाते हैं? प्राइवेट इक्विटी वाले के पास जाते हैं। अपने एक वर्ड सुना होगा सर, प्राइवेट इक्विटी। अब अज्यूम करो सचिन इज अ रिच बॉय फ्रॉम गुवाहाटी, पापा बिल्डर है, सचिन के पापा बिल्डर। तो स्टार्टअप को पैसा चाहिए, ठीक है। अब अज्यूम करो अपना स्टार्टअप है AB ऑडिट क्लास। बच्चों जब मेरे को पैसा चाहिए तो मैं जाऊंगा प्राइवेट इक्विटी वाले के पास, मैं बोलूँगा आप मुझे पैसा दे दे, फंडिंग दे दीजिए, तो ये मुझे फंडिंग देंगे। इट्स नॉट अ लोन, इट्स अ फंडिंग, ठीक है। अब मेरे को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, मैं इसको क्या करूँगा, अपनी इक्विटी दूंगा। सर मेरे पास 100 मतलब हमारी कंपनी के पास 1000 शेयर है टोटल, आप एक काम करो हमसे 200 शेयर ले लीजिए, आप उसके हिसाब से वैल्यूएशन जो आएगी उतना मुझे फंडिंग दे दीजिए। फिर 4 महीने बाद फिर से इसको लगेगा पैसे की जरूरत, AB ऑडिट क्लास को फिर से लगेगा ऑडिट क्लास के लिए पैसा। तो क्या होगा, ये लोग अपनी मैक्सिमम इक्विटी दे देंगे इनको, राइट, क्योंकि इनके पास कोई असेट तो हो गया, कोई स्टार्टअप है, थोड़ी कोई मशीन होगा। सो ये लोग मैक्सिमम इक्विटी दे देंगे। अब मैक्सिमम अगर इक्विटी दे दी, अज्यूम करो मैंने 51% इक्विटी दे दी सचिन को, तो क्या हो जाएगा सर? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपने 51% इक्विटी दे दी सामने वाले को, जो आपका इन्वेस्टर है, तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? सर टेक ओवर हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया ना, पूरा कंट्रोल चला गया उसके पास। अब मेरी ऑडिट क्लास है, मेरे को पता है क्या फीस रखनी है, क्या शेड्यूल रखना है, कितना पढ़ाना है, कितने क्वेश्चन रखने हैं, मेरे को पता है ना। इन्वेस्टर को थोड़ी पता होगा, सचिन को थोड़ी पता होगा, बराबर। अब जब भी मैं बोलूँगा नहीं हम लोग काम करें सर, एक फास्ट ट्रैक बैठ डाले, सच में नहीं डालने का। अब बात तो उसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं माइनॉरिटी हो गया, वो मेजॉरिटी हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर सरकार एक नया शेयर लेकर, उसको बोलता है DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। वो बोले काम करो, ए स्टार्टअप तू इशू कर, तू शेयर इशू कर, मैक्सिमम एक काम कर, तू देते जा, सब इन्वेस्टर को सब तेरा इक्विटी देते जा। क्या होगा, तेरे को पैसा मिल जाएगा, तेरा धंधा चलने लगेगा। अरे सर पर मैं मैक्सिमम इक्विटी उनको दे दूंगा तो बिजनेस डिसीजन में उंगली करेंगे ना, उनको क्या पता मेरा स्टार्टअप क्या है। लॉ कहते हैं नहीं सुन, तू तेरे पास 26% रख ले। कितना परसेंट? 26%, बाकी सब जोड़ दे 26%। अरे सर मैं तो माइनॉरिटी हो गया। पर भाई साहब इसकी एक शेयर की कीमत 2 वोट होगी, एक शेयर की कीमत या 3 वोट हो सकती है, एक शेयर की कीमत या 4 वोट हो सकते हैं। तो ये जो तू शेयर इश्यू करेगा ना भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं अपन? सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? SRES, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसने SRES इशू कर रखा है, तो उनके उसमें से सुपीरियर राइट इशू कर रखा है, तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हमेशा ज्यादा चाहिए। कितने? हाफ शैल बी आईडी, हाफ शैल बी आईडी। सुपीरियर राइट का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, पर क्या आपको समझा व्हाट इज सुपीरियर राइट?
देखो वहां लिखा हुआ है सुपीरियर राइट शेयर्स which offer a higher dividend than ordinary shares do not subscribe to the dictum of one share one vote. One share one vote नहीं होता. They enable the funders to retain founders to retain the control of their companies even after new investor comes in. तो क्या हुआ? क्यों आया? Promoters, founders of new age tech companies may have the necessary vision and skills to take the company to forward. However, such individuals may lack the ability to infuse capital. पैसा नहीं है. So the promoters या फिर founders of the new age tech companies undergo significant shareholding dilution, पूरा equity dilute करते रहते लोग in order to raise capital at early stage. SEBI said in the paper explaining the background of the concept of SRES. So one of the reason for introduction of SRES was to encourage such promoters, founders who have been in executive position to retain a certain amount of control for a limited period of 5 years. ठीक है, तो ये ऐसे इसीलिए आया था. बाकी पूरे रूल्स इसके बहुत सारे गाइडलाइंस है, वो सब अपने को सिलेबस में है नहीं. तुमको समझा गाइस? व्हाट इज SRES? बाकी सिलेबस में अपने को है नहीं. तो इतना ही याद रखो कि खाली किसको दिया ये लोग ने, इक्विटी डायल्यूट की स्टार्टअप वाले इशू करते थे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज भी करते हैं पर मेजॉरिटी स्टार्टअप्स वालों के. तो कंडीशंस है कितने दे सकते हैं, किस कौन सी कंपनी को दे सकते हैं. देन नीचे ये दिख रहा है रिलेटेड टू प्रमोटर, ये वर्ड था ना यहाँ पर रिलेटेड टू प्रमोटर बाजू वाले पेज पे. इज अ प्रमोटर और इज रिलेटेड टू प्रमोटर, तो ये रिलेटेड टू प्रमोटर है. कट कर दीजिए, कुछ काम का नहीं है भी. सिंपल भाषा में कोई भी रिश्ता हुआ. डेफिनेशन है वैसे, ठीक है. नीचे आओ. अ पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज. A person shall not be a director in more than 7 listed entities. But shall not be a director in more than 7 listed. Minimum या maximum है? Maximum. अभी कंपनीज एक्ट में कितना होता है? कंपनीज एक्ट में तो 20 की लिमिट है कि मैं मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता. मतलब मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ, 21वीं का नहीं बन सकता. तो मैक्सिमम 20 कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है. कंपनीज एक्ट में ये कहता है पर्सन शैल नॉट बी डायरेक्टर इन 7 लिस्टेड एंटिटीज. फिर उसमें एक बाइफिकेशन है पब्लिक का और प्राइवेट का. पब्लिक में आता है मैक्सिमम 10 बैलेंस, प्राइवेट बैलेंस. ठीक है, ऐसा एक रूल होता है. तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी के आप डायरेक्टर बन सकते हो. ठीक है, ओनली लिमिटेड. सुमैया जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नाउ मैं पहला क्वेश्चन इज अ पर्सन शैल नॉट बी डायरेक्टर मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी. मतलब ये 20 + 7 है या इंक्लूसिव ऑफ 20 है? बोलो पहला क्वेश्चन. 20 + 7 है क्या इंक्लूसिव ऑफ 20 है? सर सब मिला मिलू के 20 है. सब मिला मिलू के 20 ही है. करेक्ट, ऑल इंक्लूसिव 20. अब ये कहते हैं 7 लिस्टेड एंटिटीज. अभी मेरे कंपनी से मुझे फॉलो करना पड़ेगा बराबर. तो उसमें बोलता है मैक्स पब्लिक 10 बैलेंस प्राइवेट. तो लेफ्ट साइड देखने का कि राइट साइड या इधर ऑफ द वे यू कैन सी. आप कह रहे हो 20 में इंक्लूसिव है ना 7, तो 7 लेफ्ट साइड देखने का, राइट साइड देखने का, या दोनों? सर कहाँ देखो? हमेशा लेफ्ट साइड देखोगे. सो आइडियली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर जब बनोगे तो आपके पास अनलिस्टेड में बनने के लिए कितना रूल रहेगा? खाली 3 रह जाएगा. 3 समझा आपको? 3 20 इज ऑल इंक्लूसिव. बाइफर्केशन है 10 एंड 10 का. 10 पब्लिक है, 10 में से इंक्लूसिव है 7 लिस्टेड कंपनीज. ठीक है, अब वो बोलता है नहीं मेरे को तो आईडी बनने का है. इसमें तो डायरेक्टर बोला हुआ है डायरेक्टर. अब वो कहता है नहीं मेरे को तो आईडी बनने का है. तो बनना कितने में? मैक्स 7 लिस्टेड कंपनी में आप आईडी बन सकते हो. कितने में बच्चों? मैक्स 7 में आप आईडी बन सकते हो. अब साला यहाँ कंफ्यूजन. तो ये 7 + 7 है कि सब मिला मुलू के साथ है? इंक्लूसिव 7 है कि सब एक्स्ट्रा 7 है? 7 + 7
व्हाट इज योर व्यू? सर सब मिला मिला के, अरे तुमको डायरेक्टर बनने का है, तुमको आईडी बनने का है, तो जब लिस्टेड की बात हो सब साथ ही है सर, सब जो तुमको बनने का बन, तुमको नॉर्मल डायरेक्टर बनने का बन, देखो आईडी बनने का बन, साथ ही है, साथ ही है, साथ ही निभाना, साथ ही है। अच्छा सर, अगर मैं किसी कंपनी का एमडी या डब्ल्यूटीडी हूं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, या फिर मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं, किसी कंपनी का एमडी या फिर मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं, देन आइडियली आइडियली आपके पास 7 कंपनी का हक है, आप 7 कंपनी में आईडी बन सकते हो, बराबर। बट मैं ऑलरेडी कंपनी का एमडी या डब्ल्यूटीडी हूँ, एक कंपनी का ऑलरेडी एमडी डब्ल्यूटीडी हूँ, तो मेरे को कितना मिलेगा सर? मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनीज मिलेगा। कितनी? मैक्सिमम 3। दैट मीन्स 4 हो गया। एक में एमडी हो और आप 3 में आईडी बन सकते हो, एक में आप एमडी ऑलरेडी हो आप और 3 में आईडी बन सकते हो। जनरली 7 का लिस्ट है, 7 का ताकत है, बट अगर आप ऑलरेडी एमडी हो तो आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम 3 और लिस्ट मिल जाएंगे। क्लियर है? रीड पूरा पॉइंट नंबर 2। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें, इसलिए टाइम लग रहा है। जब अपन लिखेंगे तो फटाफट याद हो जाएगा। फटाफट पढ़ लो, कुछ डाउट हो तो बताइए।
डन है। देन पॉइंट नंबर 3 छोड़ दो, पूरा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है, ठीक है। कम टू पेज नंबर 99। तो पूरा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंटेंट है, वो बाद में करेंगे एकदम लास्ट में। देखो नाउ कुछ एलओडी रेगुलेशन स्टेट्स क्या बोलता है, ये आईडी के पॉइंट्स है, ये अपन कर चुके ऑलरेडी। अ पर्सन शैल नॉट सर्व एज एन आईडी इन मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज, ये अपन कर चुके ऑलरेडी। अ डब्ल्यूटीडी ऑफ वन कंपनी नॉट टू सर्व एज एन आईडी इन मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी, ये भी कर चुके। अभी अपन ने किया वो चीज़ कि अगर मैं ऑलरेडी एक कंपनी का एमडी हूँ, जनरली 7 का लिस्ट है मेरे पास, बट ऑलरेडी मैं एक में एमडी हूँ, तो मेरे को 3 ही और मिलेंगे। देन एन आईडी कैन होल्ड ऑफिस फॉर 2 टर्म्स ऑफ 5 years ईच। रीअपॉइंटमेंट अगर आपको सेकंड टर्म में करना है तो किसके थ्रू होगा, एसआर के थ्रू होगा। सी ये स्पेसिफिकली बोलते हैं हमेशा आप आईडी को किसके थ्रू लाते हो, ओआर के थ्रू लाते हो। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ओआर मतलब सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट अगर सेकंड टर्म में मेरे को लग रहा है क्या क्या अच्छा काम किया, मेरे को रीअपॉइंट करना है, तो मैं रीअपॉइंटमेंट कर सकता हूँ, बट फॉर 5 years। बट कौन से रेजोल्यूशन के थ्रू, एसआर के थ्रू। अब इसमें एक पॉइंट है, वो लॉ का पार्ट है, पर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वो ओआर से आया था तो लॉजिकली ओआर से आया था, तो मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए आया था। तो अपॉइंटमेंट जब ओआर से हुई है बच्चों, तो रिमूवल किससे थ्रू होगा, जब वो कंपनी में ओआर से थ्रू आया तो जाएगा भी किससे, सर ओआर से। सर अभी क्वेश्चन में लिखा है सर वो एसआर से आया, तो वो हिडन एडजस्टमेंट है, लॉजिकल है भाई, वो एसआर से आया मतलब वो सेकंड टर्म में आया हुआ है। अब जब वो आया सेकंड टर्म में एसआर से, तो भाई साहब जाएगा किससे वो, बोलो सर, वो जाएगा भी एसआर से। किसके थ्रू जाएगा वो, एसआर के। अच्छा आपने 2 टर्म खत्म कर दिया, आपने बच्चों 2 टर्म खत्म कर दिया, ठीक है। आप तीसरे टर्म के लिए नहीं आ सकते हो, वहां पर आपको चिल मारना पड़ेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा कितने साल का, 3 साल का। कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा बच्चों कितने साल का, 3 साल का। एन आईडी वुड बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एन आईडी ओनली आफ्टर अलाउइंग 3 years कूलिंग पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 टर्म्स। क्योंकि देखो क्या है कि गैप आना चाहिए, कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आईडी नहीं बन सकते, आप ना आईडी, ना डायरेक्टर, ना एम्प्लॉय, ना ऑफिसर, कुछ भी नहीं बन सकते। उन 3 सालों में आपका कंपनी का कोई भी प्रकार का रिश्ता नहीं होना चाहिए। 3 साल का कूलिंग पीरियड है। अच्छा ध्यान से सुना मेरा एग्जाम्पल, मैंने आईडी को अपॉइंट किया 4 साल के लिए, कर सकते सर, अप टू 5 years बोला, मैं तो 4 साल के लिए कर दिया। किसके थ्रू किया होगा, ओआर के थ्रू किया होगा। अब मेरे आईडी ने अच्छा काम किया, मैं उसको वापस लाना चाहता हूं। भाई से जब उसको वापस लाओगे, कौन सा रेजोल्यूशन है सर, एसआर है, तो मैं उसको लेकर आया एसआर में 5 साल के लिए। तो 4 और 5 9 हो गया ना, 9 हो गया। क्या मैं वापस से इसको एसआर के थ्रू 1 और साल के लिए ला सकता हूं, यस और नो, सर द आंसर इज नो। क्यों सर, जब उसको पहली बार लेकर आया तो उसका वो एक टर्म था, एक टर्म। अब वो एक टर्म 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी, 2 साल का भी, 3 साल का भी, 4 साल का भी। सर जब आप यहां लेकर आए तो ये उसका सेकेंड टर्म था सर, सेकेंड टर्म। तो 2 टर्म हो गए ना उसके। अब जब 2 टर्म हो गए, सेकेंड टर्म में आया वो एसआर के थ्रू, 2 टर्म हो गए ना, खत्म। अब उसको चिल मारने का, हिमालय जाएगा, कोई रिश्ता नहीं रखने का। कितने साल का, 3 साल का। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सर आईडीज विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी ईसॉप। आईडीज विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी ईसॉप। क्यों सर, अरे सर वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना एक्सरसाइज का। अगर उसके पास ईसॉप है सर, वो एक्सरसाइज कैसे कर सकता है, क्योंकि वो वेस्टिंग होता है, फिर वो एक्सरसाइज करेगा तो 3 साल का रिश्ता प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उसको सब मिलेगा, सब रेम्युनरेशन मिलता है, उसको कमीशन मिलता है, सिटिंग फीस मिलता है, बट उसको ईसॉप नहीं मिलता, क्योंकि वो रिश्ता हो जाएगा ना, वेस्टिंग हो जाएगा, तो फिर वो क्लियर। तो इसमें भी बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज है। फिर नेक्स्ट आता है मैंडेटरी प्रोविजन रिगार्डिंग आईडीज। ये तो नॉर्मल खाली थियरी रीड करनी है। द कंपनी शैल इशू फॉर्मल लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू आईडी एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच लेटर्स टू शेयर होल्डर्स। के हम लोग आपको अपॉइंट कर रहे हो, हम लोग शेयर होल्डर को बता देंगे ऑडिट रिपोर्ट में। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ आईडी, सेपरेट मीटिंग ऑफ आईडी एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यूली अपॉइंटेड एंड एक्जिस्टिंग आईडी। तो खाली ये टाइम पास का पॉइंट है, रीड करने का। बाकी ऊपर के कंटेंट में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नॉप्स। पॉइंट नंबर 4 एक बार छोड़ दो, भी पॉइंट नंबर 5 पर आइए। पॉइंट नंबर 5 पर आइए।
बोर्ड प्रोसीजर। वन सेकेंड। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ कहाँ चेंजेस है, क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, इसमें सब हिलता रहता है। तो डिलीशन ऑफ पॉइंट नंबर 4 ये वाला 500 लिस्टेड कंपनी जो अपन ने काटा वो वाला चीज़, ठीक है। तो ये अपना हो गया, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। सो वी आर मैचिंग एवरीथिंग। ठीक है, अभी कुछ नया ऐड हुआ है, बाद में देखते हैं। अभी ये देखो मस्त है। द बोर्ड शेल मीट एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर। द बोर्ड शेल मीट एटलीस्ट 4 times इन, मतलब बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार। बेटा मिनिमम है कि मैक्सिमम है? बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होनी चाहिए, मिनिमम है कि मैक्सिमम है? सर मिनिमम, मतलब मैं 5 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, 7 भी कर सकता हूँ, 8 भी कर सकता हूँ, 3 नहीं कर सकता, मिनिमम 4 तो होनी चाहिए। सर मैक्सिमम गैप 120 days बिटवीन 2 मीटिंग्स। बेटा गैप होना चाहिए कि हो सकता है? गैप हो सकता है। मैक्स गैप ना, गैप हो सकता है। 100 दिन का गैप रखो चलेगा सर, 50 दिन का रखो सर चलेगा, 125 डेज का गैप नहीं होना चाहिए। समझा? किसने आई थिंक लिखा था होना चाहिए ऊपर? सर मिनिमम 4 मीटिंग्स, 2 मीटिंग का गैप, मैक्सिमम 120 दिन हो सकता है। ठीक है। ओहो। देन अ डायरेक्टर कांट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज। ऑडिट एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, कौन से काउंट करने हैं? ऑडिट एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटीज। एंड चेयरमैन इन मोर देन 5 कमिटीज। एक सेकेंड, एक इंसान कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? एक इंसान कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20 डायरेक्टर, राइट। वो बोलता है अगर आपको मेंबर बनने का है तो 10 कमेटी अक्रॉस ऑल द बोर्ड्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी, जैसे ऑडिट कमेटी हो गए, एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हो गया, आप उसके मेंबर बन सकते 10 कमेटी, 10। अच्छा, एंड चेयरमैन ऑफ 5 कमेटी, वही कौन सी? ऑडिट एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो कैसे आता होगा? 5, 10, 20, डबल नेता चेयरमैन, सेनापति मेंबर, प्रजा 20, 5, 10, 20, चेयरमैन मेंबर डायरेक्टर, चेयरमैन मेंबर डायरेक्टर। चेयरमैन और मेंबर में हम लोग क्या बोलते हैं? कमिटीज देखते हैं, कंपनी नहीं, कमिटीज। और 20 में अपन कंपनी देखते हैं। फिर वो क्या कहता है? द लिमिट ऑफ द कमिटीज ऑन विच अ डायरेक्टर में सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट।
whether listed or not shall be included, सबको काउंट करने को, all public companies को, all public companies whether listed or not, and all other companies, ठीक है, and all ये लगे, and all other companies including private companies, foreign companies, high value debt listed companies and section 8 companies. Private companies, foreign companies, high value debt listed companies, section 8 companies. Private company, foreign company, high value debt listed companies and section 8 companies shall be excluded, shall be excluded. तो चार को एक्सक्लूड करने हैं, प्राइवेट, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज और एक होती है फॉरेन कंपनी, इनको आपको एक्सक्लूड करना है. एंड खाली किसको काउंट करने का? चेयरमैन एंड मेंबरशिप ऑफ ऑडिट कमेटी एंड एसआरसी शेल अलोन बी, इन दो की कमेटी को काउंट करना है. बाकी और भी कमेटी होती है, एनआरसी होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, उनको नहीं देखने का है. ये जो 5 और 10 की जो लिमिट है किसके लिए? खाली ऑडिट कमेटी और एसआरसी के लिए. ठीक है, तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन 5, 10, 20, 5, 10, 20. फिर अब आईडी के रेसिग्नेशन में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ गई. आईडी, ये अमेंडमेंट मितिक्षा ध्यान रखना, लॉ में चेंज नहीं है, खाली ऑडिट में चेंज है. एलओडीआर में चेंज आया, क्योंकि एलओडीआर में चेंज आया है. एलओडीआर में क्या चेंज आया देखो अभी. An independent director who resigns or is removed from the board of the listed entity shall be replaced by new ID at the earliest, but not later than 3 months from the date of such vacancy. But not later than 3 months from the date of such vacancy. But not later than 3 months from the date of such vacancy. ये कट करो. IDs who resign or removed are to be replaced with new ID within 3 months of, लिख दीजिए, of such vacancy. LODR में चेंज है क्योंकि सेम चीज आप कंपनीज एक्ट में भी सीखते हो. कंपनीज एक्ट में चेंज नहीं हुआ है, LODR में चेंज हुआ है. Within 3 months of such vacancy. फिर फुल टाइम पास है. The board members have to affirm the compliance with code of conduct on annual basis. जैसे अपन ने वो किया ना, कोड ऑफ कंडक्ट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सिखाया था मैंने आपको, फॉलो करना पड़ता है. सेम वे डायरेक्टर्स को भी फॉलो करना पड़ता है. अंडर एन ऑन एनुअल बेसिस. MCQ. Then IDs to be held liable for the act of omission or commission which occurs in there. अगर आपको पता था, आपने ढंग से काम नहीं किया तो आप गिल्टी हो वहाँ पर. कंपनी हैज टू मैंडेटरी एस्टैब्लिश विसल ब्लोअर मैकेनिज्म. याद है विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, ये अपने ऑटोमेटेड में पढ़ा था, वो सेम चीज़ है. फिर एक और पॉइंट आ गया. द कोरम ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी, सर्कल टॉप 2000. पहले हमने सीखा था टॉप 1000 में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए. टॉप 1000 में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए, करेक्ट. टॉप 1000 में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए. फिर हमने सीखा था टॉप 2000 में मिनिमम 6 डायरेक्टर्स चाहिए. टॉप 2000 में मिनिमम 6 डायरेक्टर्स चाहिए. अब ये तीसरा आया, टॉप 2000 में मुझे क्या चाहिए सर? 1/3 और 3 विच इज हायर. मेरा कोरम कितना है? 1/3 और 3 विच इज हायर इंक्लूडिंग 1 ID. इंक्लूडिंग 1 ID. कोरम मतलब सर क्या होता है? कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट एज अ वैलिड मीटिंग. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एज अ वैलिड मीटिंग. मतलब सर इतने लोग तो मौजूद होने ही चाहिए. किसका कोरम है सर? टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी का. वो भी किसका कोरम है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए कोरम है. 1/3 और 3 विच एवर इज हायर. भाई साहब 5 कोरम आएंगे, इसको याद करना है. सब अलग है, सब अलग है. कैसे याद करोगे इसको? 1/3 और 3 विच एवर इज हायर. सबसे पहली चीज तो हमेशा रखना, कोरम हमेशा हायर होएगा. कोरम हमेशा हायर. 1/3 और 3 विच एवर इज हायर. 3/3 कट, ऐसा समझने का. सब्जेक्ट टू 1 ID. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद होना चाहिए. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद होना चाहिए. और कैसे याद करोगे? 3 लिखा है तो बोर्ड, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है? आगे ना 1/3 और 2 मिलेगा सब्जेक्ट टू 1 ID, फिर मिलेगा 1/3 और 2 सब्जेक्ट टू 2 ID. बहुत कंफ्यूजन है हर जगह. क्यों? देखो एक एक करके पढ़ते हैं ना तो चीज़ें याद रहती है. बट कैसा है कि जब सब चीज़ें एक साथ आ जाएंगी ना तो भूल जाओगे आप, और भूल गए तो फिर फ्लैट 0 है. सर 1/3 और 3 बोर्ड में से 3 होता है हमेशा. बोर्ड बी
तो बोर्ड का बी अपन ऐसा लिखते हैं तो 3 जैसा, इसको 3 मान लेने का, 3/3 कट हो जाएगा सर, सब्जेक्ट टू 1 आईडी। क्या बोलोगे बच्चों, सब्जेक्ट टू 1 आईडी। कूल है। तो अब बोर्ड प्रोसीजर पढ़कर आएंगे, और ये जो मैंने एलओडीआर रेगुलेशन जो स्टेट सिखाया था, आईडी के जो पॉइंट है थोड़े से रीड कर आइए, पढ़ो।
डन है। एक और पॉइंट करा देता हूं, फिर ब्रेक देता हूं आपको। देखो अभी कम टू रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। रेम्यूनरेशन मार्क करो उसको इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, सुनो अभी सर। रेम्यूनरेशन और अपॉइंटमेंट दोनों कौन करता है? मेंबर करता है, ये अपने को पता है। किसके थ्रू करता है सर? ओआर के थ्रू करता है। आपने सीखा होगा ना बचपन में अड्डा, किसी ने अड्डा सीखा होगा, किसी ने दादा सीखा होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पर वो क्या बोलता है, ऑल द ट्रांजैक्शन, मतलब ऑल पेक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव विज़ लिस्टेड एंटिटी, मतलब लिस्टेड एंटिटी का अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है किसके साथ, नॉन एग्जीक्यूटिव का, इट शुड बी डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है पॉइंट। तो अपन जब लिखेंगे अपन लिख लेंगे सारी चीज़ें, सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है। अच्छा, साथ में आप अपना क्राइटेरिया वहाँ बताओगे कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव को पेमेंट कैसे करते हो। सी नॉन एग्जीक्यूटिव वाला क्या है, कभी कभी आ रहे हैं ना, तो सर आप उसकी पर सिटिंग पे दे रहे हो, सर सिटिंग फीस होगी तो जब आएगा तब देंगे उसको, आप प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दे रहे हो, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली इट मे बी पुट अप ऑन द कंपनीज वेबसाइट एंड रेफरेंस शुड बी ड्रॉन इन द ऑडिट रिपोर्ट, एंड रेफरेंस शुड बी ड्रॉन इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो कंपनीज के वेबसाइट पर डाल दो एंड रेफरेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट। फिर फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स ऑन रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी मेड इन ऑडिट रिपोर्ट। क्या क्या? ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज, मतलब बेसिक कितना है, एचआरए कितना है, डीए कितना है, वो ब्रेकअप देना पड़ेगा आपको। स्टॉक ऑप्शन अगर आपने कुछ दे रखे हैं, सी स्टॉक ऑप्शन आप इंडिपेंडेंट को नहीं दे सकते हो ना, पर पूरे नॉन एग्जीक्यूटिव तो दे सकते हो। हाँ, उस पूरे नॉन एग्जीक्यूटिव वो 6 कंडीशन मीट कर दे तो वो आईडी को नहीं जाता, ये अपने को पता ही है। डिटेल्स ऑफ फिक्स कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जा सकता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस पीरियड, सीवरेंस फीस, सर ये सब आपको डिटेल्स देने। सीवरेंस फीस मतलब जब छोड़ के जाएगा तो कितना पैसा लेके जाएगा वो, ठीक है, सीवरेंस फीस। देन सबसे इंपॉर्टेंट नीचे ला पड़ा था, अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स। सर जनरली मेरे को ओआर चाहिए होता है, बट इफ द पेमेंट इज मेड किसको, नॉन एग्जीक्यूटिव को, सर इंक्लूडिंग कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, it shall be fixed by the board, it shall be fixed by the board and shall require previous approval of shareholders in general meeting, and shall require previous approval of shareholders in general meeting। अप्रूवल बोला है मतलब कौन सा रेजोल्यूशन, बोलो बच्चों, अप्रूवल बोला है तो कौन सा रेजोल्यूशन, जल्दी से चैट में लिख के बताइए। एसआर ना 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 ना, ओआर, ओआर है ना बीबी, ओआर ओआर ओआर, भाई साहब कोई भी नहीं चलता, ओआर है, ओआर ओआर ओआर। देन सर द शेयर होल्डर शैल स्पेसिफाई द लिमिट्स, क्या बोलते हैं, द शेयर होल्डर शैल स्पेसिफाई द लिमिट्स फॉर मैक्स नंबर ऑफ ESOP दैट कैन बी ग्रांटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव लॉजिकल अदर देन आईडी, कि कितना लिमिट जाएगा कि ESOP का, वो भी बता दीजिए आप, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना जाएगा इन टोटल, जब तक वो हमारे साथ है कितना, हर साल कितना दोगे, टोटल कितना दोगे, कौन बताएगा सर, एसआर मतलब मैं सॉरी शेयर होल्डर्स रेशियो मतलब वो ओआर ही बताएगा, उसमें आप लिख के दे दीजिए सर। तो सर कितना पैसा देने का है, अप्रूवल कौन देगा, मेंबर्स बाय ओआर। अच्छा ESOP कितना देना है वो भी किस में बताओगे, आप रेजोल्यूशन में बताओगे, ठीक है। अब नीचे वाला पॉइंट, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। However, approval by SR circle, however, approval by SR shall be obtained every year in case the annual remuneration, in case the annual remuneration payable to single non-executive director, exceeds कितना, 50% of the total annual remuneration payable to all non-executive director। सर मंज का है भाई साहब, एसआर कब लगेगा आपको, सर एसआर कब चाहिएगा, कब, अगर आप क्या बोल रहे हो, एक सिंगल
नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है बच्चों? सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव, बहुत बड़ा आदमी है, चिराग हमारा चिराग, उसको मैं कितना पैसा दे रहा हूं सर? मोर देन कितना? 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव। सबका मिला मुलू के 500 रुपया होता है, 500 रुपया तो सबका मिला के 500 रुपया, इसमें 251 अकेला चिराग का है। भाई साहब मेरे लिए बहुत बड़ा आदमी है। जब आपके लिए बहुत बड़ा आदमी है तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा सर? आपको लगेगा ऐसा। कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा आपको? ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, एसआर पास कर दो खाली। अच्छा सर, द फीस और कॉम्पनसेशन पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन कौन? हु आर प्रमोटर्स और मेंबर्स ऑफ प्रमोटर ग्रुप। कौन है जो रोज आते हैं? तो किसकी बात हो रही है सर? ये आपकी एग्जीक्यूटिव की। शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय एसआर, इनके लिए भी ऐसा चाहिए। कब कब? इसमें दो भाग है। इफ अगर मैं वो सिंगल एग्जीक्यूटिव को दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं सर? मोर देन ₹5 crores और 2.5% ऑफ माई नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर। गुना नहीं किया, क्या पास कर लो आप? ऐसा। अच्छा, अगर आप कह रहे हो मोर देन वन एग्जीक्यूटिव को आप दे रहे, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मतलब सब, मोर देन वन एग्जीक्यूटिव, 2 3 4 जितने भी है सर, उनको कितना दे रहे हो आप सर? रेम्यूनरेशन एक्सीड्स, मतलब दोनों का मिला के एक्सीड्स 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो क्या चाहिए अपने को सर? एसआर चाहिए। इधर देखो, अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव कितना दे रहे हो सर? मोर देन 50% द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव। सब बहुत बड़ी बात है, एसआर पास करवाओ। एग्जीक्यूटिव को दे रहा हूं, अज्यूम करो मैं एग्जीक्यूटिव को दे रहा हूं, मैंने लिखा 5 करोड़ रुपया और 2.5% आता है 8 करोड़, विच एवर इज हायर। 2.5% अज्यूम करो 8 करोड़ आता है, तो हायर कितना हो गया? 8 करोड़। अब मैं पैसा कितना दे रहा हूं उसको? दे रहा हूं 9.5 करोड़ रुपया, 9.5। सो इट इज एक्सीडिंग दिस लिमिट। क्या चाहिए अपने को सर? अपने को चाहिए एसआर। क्या चाहिए अपने को? एसआर। अच्छा, 2-3 लोग हैं जिनको आप दे रहे हो, कितना दे रहे हो सर? सबका मिला के 15 करोड़ रुपया हो रहा है, विच इज मोर देन, अज्यूम करो 5% आता है मेरा 11%, 11 करोड़, 11%, 11 करोड़ रुपीज। सो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिला आता है 11 करोड़ रुपीज। तो बोलते हैं सर आप 2-3 लोग को मिला के 15 करोड़ रुपए दे रहे हो। गुना नहीं किया, ब्लर हो गया, सॉरी, गुना नहीं किया। क्या पास करवा लो आप? ओआर पास करवा लो। एमसीक्यू अमेंडमेंट था इसमें, एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है, ओआर एसआर, मतलब 4 मार्क का सीधा एक ही वर्ड लिखना है, एसआर पास करना है कि नहीं करना है, वही मेन क्रक्स है इसका। रीड कर लीजिए एंड देन वी विल स्टॉप एंड लेट मी नो वंस इट इज डन। रीड।
થઈ ગયું? कूल है, चलो. सो वी स्टॉप द क्लास हियर. अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, अपन लिखेंगे भी. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक और 70+ which is earlier. बाय.